हेल्थ और एंटीबायोटिक दवाओं का एक दूसरे से गहरा नाता है, लेकिन क्या ये हमेशा हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद होती हैं? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो सावधान हो जाइए। एंटीबायोटिक का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल, बिना डॉक्टरी देखरेख के इस्तेमाल सेहत पर भारी पड़ सकता है। और यकीन मानिए, ये सवाल आपकी सेहत का नहीं है, सिर्फ ये पूरे के पूरे समाज की सेहत का है। क्योंकि एक बार अगर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, जिसे AMR कहा जाता है, इसका विस्तार हो गया, जिस प्रकार हो भी रहा है, तो ये भविष्य के सबसे बड़े स्वास्थ्य संकट को खड़ा कर सकता है। ये बात जी बिजनेस पर हमने लगातार उठाई है और अब हमें बड़ी खुशी है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने मन की बात में इस गंभीर मुद्दे को उठाया है। आखिर एंटीबायोटिक का गलत इस्तेमाल कितना खतरनाक हो सकता है, आज एक बार फिर से हम इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ 2026 में आपके लिए वो मंत्र, वो टिप्स, वो हिदायतें जो न सिर्फ एंटीबायोटिक दवाओं के बेजा इस्तेमाल से जुड़ी हुई हैं, बल्कि अदरवाइज भी आपको 26 में स्वस्थ रखेंगी, करेंगे आज इसी पर चर्चा। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। मेरे साथ होंगे देश के चोटी के स्वास्थ्य विशेषज्ञ। सबसे पहले रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यक्रम मन की बात में एंटीबायोटिक के गलत इस्तेमाल पर बड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि एंटीबायोटिक का गलत इस्तेमाल हमारी सेहत के लिए गंभीर खतरा बनता जा रहा है। पीएम मोदी ने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि एंटीबायोटिक आम बीमारियों पर असर नहीं कर रही है। चाहे निमोनिया हो या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो, इन बीमारियों के इलाज में दिक्कतें बढ़ रही हैं। उन्होंने साफ चेतावनी दी कि एंटीबायोटिक को बिना डॉक्टर की सलाह के बिल्कुल ना लें। उन्होंने कहा कि आजकल लोग सोचते हैं कि बस एक गोली खा लो और बीमारी गायब हो जाएगी। यही आदत हमें मुश्किल में डाल रही है। पीएम मोदी ने लोगों से अपील की कि दवाइयों का इस्तेमाल अपनी मर्जी से ना करें। आजकल लोग यह मानने लगे हैं कि बस एक गोली ले लो, हर तकलीफ दूर हो जाएगी। यही वजह है कि बीमारियां और संक्रमण इन एंटीबायोटिक दवाओं पर भारी पड़ रहे हैं। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि कृपया अपनी मनमर्जी से दवाओं का इस्तेमाल करने से बचें। एंटीबायोटिक दवाओं के मामले में तो इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब जरा आंकड़ों पर नजर डालिए। WHO की रिपोर्ट कहती है कि दुनिया भर में लैब से कंफर्म हुए 6 बैक्टीरियल इन्फेक्शन में से एक पर एंटीबायोटिक काम नहीं कर रही। ये आंकड़े WHO के ग्लोबल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एंड यूज सर्विलांस सिस्टम यानी ग्लास से आए हैं। 104 देशों के डेटा का एनालिसिस बताता है कि 2018 से 2023 के बीच मॉनिटर किए गए 40% एंटीबायोटिक्स पर रेजिस्टेंस हर साल 5 से 15% तक बढ़ा है। ICMR की रिसर्च बताती है कि आज 70 से 90% बैक्टीरिया एंटीबायोटिक के खिलाफ रेजिस्टेंट हो चुके हैं। यानी इलाज की पहली लाइन अब फेल हो रही है और डॉक्टरों को मजबूरी में महंगे और मुश्किल से मिलने वाले लास्ट रिजॉर्ट एंटीबायोटिक्स का सहारा लेना पड़ रहा है। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस यानी कि AMR दुनिया के टॉप 10 हेल्थ थ्रेट्स में शामिल है। सुपरबग्स 2050 तक करीब 4 करोड़ लोगों की जान ले सकता है। 1999 से 2019 तक हर साल 10 लाख से ज्यादा मौतें AMR इन्फेक्शन से हुई हैं। सिर्फ भारत में 2019 में 3 लाख से ज्यादा मौतें AMR इन्फेक्शन से हुई हैं। फोर्टिस अस्पताल गुरुग्राम की सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर नेहा रस्तोगी के मुताबिक एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस एक साइलेंट पेंडेमिक है। पहले जिन बीमारियों का इलाज आसान था, अब वे ज्यादा खतरनाक हो गए हैं। आप अपने से किसी भी छोटे मोटे बुखार खांसी में खुद को सेल्फ मेडिकेट ना करें। गूगल या इंटरनेट की सहायता से पढ़कर अपने आप से दवाइयां न लें। डॉक्टर का परामर्श लें, डॉक्टर से विचार पूर्वक चर्चा करें और उपयुक्त एंटीबायोटिक का ही प्रयोग करें, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है और अप्रोप्रिएट भी है। तो साफ है कि एंटीबायोटिक का गलत और ज्यादा इस्तेमाल हमें एक ऐसे दौर में ले जा रहा है जहां आम इन्फेक्शन का इलाज
मुश्किल हो जाएगा। WHO और ICMR दोनों कह रहे हैं कि अब वक्त है सावधान होने का, वरना ये सुपर बग्स हमारी सेहत के लिए सुपर खतरा बन जाएंगे। इसलिए कोई भी दवा डॉक्टर की सलाह से ही ले, तभी आप इस खतरे से बच सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं डॉक्टर रमन गंगाखेडकर का, पूर्व है DECD ICMR। गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं डॉक्टर संजय राय, प्रोफेसर कम्युनिटी मेडिसिन, एम्स। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर राय, आपका भी गुड इवनिंग सर। और हमारे साथ हैं डॉक्टर अरुण के चोपड़ा, डायरेक्टर कार्डियोलॉजी, फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल। गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर चोपड़ा, आपका भी हमारे शो पे। डॉक्टर रमन गंगाखेडकर, आपसे ही चर्चा की शुरुआत, और बड़ा खुशी भी हो रही है सर कि कम से कम आज एक बड़ा जो एक पॉलिसी इंटरवेंशन चाहिए था, ठीक है, ये एक सॉफ्ट पॉलिसी इंटरवेंशन हम इसे कहेंगे कि देश के प्रधानमंत्री अब इस मुद्दे को संबोधित कर रहे हैं, मुखातिब हो रहे हैं और पूरे देश की जनता से अपील कर रहे हैं। लेकिन क्या सर जो एंटी बायोटिक्स के प्रति जागरूकता घर घर होनी चाहिए, आपको लगता है सर कि प्रधानमंत्री की इस अपील के बाद असर होगा? इसके बाद हम ज़रूर चर्चा करेंगे कि पॉलिसी लेवल पर क्या किया जाना चाहिए, लेकिन सार्वजनिक एक स्वास्थ्य पहल के तौर पर आप प्रधानमंत्री के मन की बात के संबोधन को कैसे देख रहे हैं? नहीं, ये तो बहुत बड़ी और अच्छी बात होगी, क्योंकि कोई भी बीमारी बहुत बढ़ने के बाद में बात करना, उससे उचित फायदा नहीं होता है। जब आज हमारे हाथ में ताकत है, हम इनको रुकवा सकते हैं, उस टाइम प्रधानमंत्री जी ने बोलना, ये फर्क पड़ेगा। और मैंने ये तो बोलना नहीं है कि हमारे देश में प्रधानमंत्री की आवाज से ऊपर कोई बड़ी आवाज होती होगी, ये तो गलत बात होगी। अब उन्होंने जब आवाज दी है, तो ये तो आम आदमी बदलेगा ऐसे समझना चाहिए। अब सबसे बड़ी बात क्या है, आम व्यक्ति को जागरूक करना, ये हर इंसान को इतना आसानी से नहीं करने आता है जो प्रधानमंत्री जी को आ सकता है। दूसरी बात, उस जो मन की बात जो हो गई, उसमें हमने देखा कि सुनने वाले लोगों में आपने देखा हर किस्म के स्टेक होल्डर्स होते हैं। कोई डॉक्टर होंगे, कोई फार्मासिस्ट होंगे, सब लोगों ने उसमें समझना बहुत जरूरी है कि मैंने खुद होके, जब मेरी जानकारी में वो इन्फेक्शन बैक्टीरियल है, इसका पता जब तक ना चले, तब तक मैंने एंटीबायोटिक देना नहीं है। न डॉक्टर ने देना है, न फार्मासिस्ट ने बगैर प्रिस्क्रिप्शन के किसी भी आदमी को एंटीबायोटिक देना। और जो आदमी डॉक्टर के पास जाता है या खुद घर बैठ के सोचता है कि मैंने किस दवा का इस्तेमाल अगर किया तो मैं ठीक हो जाऊंगा, उसने अपने मन मर्जी कोई एंटीबायोटिक नहीं लेना है। और सबसे बड़ी बात, डॉक्टर जब कोई दवा देता है तो उसको 4 सवाल पूछना है, क्यों एंटीबायोटिक आप मुझे दे रहे हैं और इसमें कोई एंटीबायोटिक है क्या? अगर ये हम कर पाए आज, तो काफी फर्क पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से जो प्रधानमंत्री ने जो बोला है, वो सबसे बड़ी बात है और उससे एक जन आंदोलन शुरू हो सकता है। डॉक्टर संजय राय, आपके पास आ रहा हूं सर। बहुत अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में इस महत्वपूर्ण मुद्दे को जगह दी, लेकिन इस महत्वपूर्ण मुद्दे के 2 बड़े स्तंभ हैं। पहला स्तंभ जो है उसको संबोधित किया प्रधानमंत्री ने, और वो है ओवर द काउंटर जाके लोगों द्वारा इसका बेजा इस्तेमाल। लेकिन दूसरी बहुत महत्वपूर्ण कड़ी जिस पर आपसे लगातार हम लोग चर्चा कर रहे हैं, वो है डॉक्टर्स की तरफ से भी इसको प्रिस्क्राइब किया जाना लगातार बेजा, या फिर जो सर्जिकल इंटरवेंशंस होते हैं या दूसरे अस्पतालों के भीतर भी, वो संभवतः प्रधानमंत्री ने उसको छुआ नहीं, लेकिन वो कितना बड़ा विषय है सर? जी दीपक जी, पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं जी जी। एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस पे, और आपने बिल्कुल सही कहा, ये दोनों ही इशू जो है, एक तो अवेयरनेस क्रिएट करना, जैसे लोगों की तरफ से डिमांड कम होनी चाहिए, वो अपने आप न लें, क्योंकि ओवर द काउंटर मिलता है, जाके कोई भी जो है एक बार एंटीबायोटिक लिया, सेम टाइम के सिम्टम्स अगर हो रहे हैं तो दोबारा अपने आप जाके लेने लगते हैं, या वहां से भी मिल जाता है, दवा की दुकान से मिल जाता है।
एक पहलू ये है। दूसरा पहलू जो है प्रिस्क्राइब करना, जैसे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि डॉक्टर से पूछ के ही दवा लें। ये तो पहला होना ही चाहिए, बिना डॉक्टर के से पूछ के नहीं लेनी चाहिए। तो ये अवेयरनेस उस पे होना चाहिए लोगों के बीच में। लेकिन थोड़ी सी जरूरत शायद डॉक्टरों में भी अवेयरनेस क्रिएट करने की है कई लेवल पे। देखिए, कुछ स्टडीज हुई हैं इस देश में हुई है जिनको ऑडिट का प्रिस्क्रिप्शन का ऑडिट किया गया है, रिसर्च स्टडीज हैं उसमें। और आज से नहीं, ये करीब आज से जो है 25-30 साल पहले भी हुई हैं, बाद में भी हुई हैं। उनमें ये पाया गया कि इवन एट प्राइमरी हेल्थ सेंटर लेवल, जो सबसे फर्स्ट कांटेक्ट होता है हेल्थ सिस्टम का जो है हमारे लोगों के साथ, वहां भी जो है इसका मिसयूज पाया गया है। आम जो वायरल बीमारी हैं, जैसे सर्दी जुकाम होना, जिसमें एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है, कोई असर भी नहीं होता, लेकिन उसमें भी प्रिस्क्राइब करना। तो ये सिर्फ ये नहीं है, ये समस्या जो है एक तरफा नहीं है कि सिर्फ जो है लोग ने जो है अवेयर नहीं है, और उनको अवेयरनेस अगर हम क्रिएट कर दें तो खत्म हो जाता है। जब प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट की जाती है तो उसमें पाया जाता है कि ठीक है, टर्सरी लेवल पे, टर्सरी लेवल कहते हैं जैसे एम्स हो गया या जो बड़े मेडिकल इंस्टीट्यूशंस है, वो टर्सरी लेवल है जहां सुपर स्पेशलिस्ट कर देते हैं। यूजुअली यहाँ पे रिफर्ड केसेस आते हैं। रिफर केसेस में वो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, वहां पे एंटीबायोटिक का यूज ज्यादा हो सकता है, वो डॉक्टर के पे निर्भर करता है। लेकिन पीएससी लेवल पे उससे भी ज्यादा अगर यूज हो रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ खामी है। शायद जो है वो भी जो है ओवर प्रिस्क्रिप्शन इसका इसलिए किया जाता है कि अगर 1-2% बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो शायद उसको कवर करने के लिए इसका यूज करते हैं। तो हमें जो अवेयरनेस क्रिएट करना है वहां भी करना है कम्युनिटी लेवल पे, जनता के बीच में, जो शायद प्रधानमंत्री जी के बोलने के बाद अवेयरनेस क्रिएट हो जाती है। कोविड में हम लोगों ने देखा, जब 22 मार्च 2020 को उन्होंने वो एक दिन का कर्फ्यू किया था, बट वो अवेयरनेस जनरेट करने के लिए इतनी बड़ी स्ट्रेटजी थी, शायद क्योंकि कोविड में अगर अवेयरनेस नहीं थी उस समय, हमें कोविड के बारे में कुछ नहीं पता था, वह अवेयरनेस क्रिएट हुई। वैसे ही प्रधानमंत्री के बोलने के बाद अवेयरनेस क्रिएट होगी, तो लोगों में शायद थोड़ी सी जो है यह एक जानकारी आएगी कि हमें नहीं लेना चाहिए। दूसरी है, हमें जो है जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं उनमें भी अवेयरनेस क्रिएट करना, स्पेशली जो लोअर लेवल पे काम कर रहे हैं उन पे जो है ये क्रिएट करना जरूरी है। अननेसेसरली जो है एंटीबायोटिक न करें। इवन डिमांड हो, कई बार पेशेंट आके डिमांड करते हैं कि हमें जो है एंटीबायोटिक लिखी जाए, वह ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी समझ के अनुसार, सूझबूझ के अनुसार, और जो पेशेंट के हित में हो, एज ए डॉक्टर हमें वही काम करना चाहिए। पेशेंट के कारण से कि पेशेंट चाहता है इसलिए एंटीबायोटिक लिख दें। कई बार जब प्राइवेट प्रैक्टिस में हम रहते हैं तो ऐसा सोचने लगते हैं, तो इससे थोड़ा सा जो है हमें दूरी बनानी चाहिए। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। देखिए, डॉक्टर्स का जो प्रिस्क्रिप्शन है वो एक ऐसी चीज़ है जिस पे हम तुरंत कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स इतनी समझदारी, इतने पढ़े लिखे बैकग्राउंड के साथ आते हैं कि और ये हो भी रहा है। डॉक्टर राय ने ही पिछली बार शो पे बताया था कि अलग अलग हॉस्पिटल्स अब उन प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहे हैं, अपने अपने प्रोटोकॉल सबने बना लिए हैं। तो ये उस लेवल पर हमने इसीलिए इस बात को ध्यान आकर्षित किया लोगों का कि ये दो तरफा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इनफैक्ट इसमें एक और बड़ा एक इनेबलर है, डॉक्टर चोपड़ा, इस पे अगर थोड़ा सा और आप एक तवज्जो डालें कि जो फार्मासिस्ट्स की ओर से, क्योंकि हमने देखा है कि ओटीसी मिसयूज बाय पब्लिक प्लस इलीगल डिस्पेंसिंग बाय फार्मेसीज। अब वहाँ पर अब ठीक है, किसी ने अगर रिक्वेस्ट कर ली कि साहब मेरे को फलाना फलाना एंटीबायोटिक ही चाहिए, तो फार्मेसीज की भी एक जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो भी कम से कम एक बैरियर के रूप में वहाँ पर इकट्ठे हों। वो देख रहे हैं कि डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब नहीं किया है तो कम से कम वो अपनी तरफ से प्रिस्क्रिप्शन मांग सकते हैं, या कई बार अननेसेसरी मरीज़ या उसके परिजन जो है जिद कर रहे हैं कि हमें यही एंटीबायोटिक्स चाहिए। कम से कम वहाँ पर एक रिस्पॉन्सिबल बैरियर हमारी फार्मेसीज भी तो बन सकती हैं, डॉक्टर चोपड़ा।
हाँ जी, ये आप बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं एंड इनफैक्ट काफ़ी हद तक ये अचीव भी हो गया है। ओके। काफ़ी हद तक क्योंकि काफ़ी अब इसके ऊपर लीगल इश्यूज़ बन गए हैं। इनको ड्रग इंस्पेक्टर्स की तरफ से, सरकार की तरफ से क्लियर मैसेजेस दिए गए हैं कि आपको दवाई डिस्पेंस नहीं करनी बिना प्रिस्क्रिप्शन पे। तो ज़्यादातर जो स्टैंडर्ड की दुकानें हैं, अब वो स्टिक करती हैं इस चीज़ से हम्म, एंड इनफैक्ट लोगों को कई बार सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन के लिए आना पड़ता है बिकॉज बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवाई नहीं मिलती। स्पेशली ये जो महंगी दवाइयाँ हैं, जो ये एंटीबायोटिक्स हैं, तो काफ़ी हद तक आई थिंक ये अचीव हो गया है एंड ये है भी ज़रूरी क्योंकि इसके बिना एज यू राइटली पॉइंट आउट एंटीबायोटिक्स का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ है और बहुत कई बार गलत डोजिंग में जाती है, स्पेशली क्योंकि सही डोज में नहीं लेते लोग। 1-2 दिन लेके कई बार दवाई बंद कर देते हैं, ये सोच के कि बेनिफिट हो गया, अब ज़रूरत नहीं है, या कम डोज़ लेते हैं या ज़्यादा डोज़ ले लेते हैं। सो ये सारी चीज़ें प्रिवेंट हो जाती हैं अगर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन हो और फार्मासिस्ट फॉलो करे। तो इन एब्सोल्युटली। जनरल आई वुड से कि लार्जली अब जो केमिस्ट्स हैं, जो ड्रग स्टोर्स हैं, एटलीस्ट स्टैंडर्ड की जितनी भी दुकानें हैं, दे फॉलो द नॉर्म्स और वो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन देख के ही दवाई देते हैं और यही सही सिस्टम है। पर हमें दोनों तरफ अवेयरनेस पैदा करनी जरूरी है। जैसे पहले डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि हमें पेशेंट्स के बीच में भी अवेयरनेस पैदा करने की जरूरत है कि हर बीमारी के लिए एंटीबायोटिक डिमांड ना करें, इमीडिएट रिलीफ एक्सपेक्ट ना करें। अगर डॉक्टर बता रहे हैं 2-4 दिन लगेंगे तो उनकी बात समझें। और सिमिलरली डॉक्टर्स को भी जरूरत है कि वो इस चीज को स्टिक करें कि जो वायरल इलनेसेस हैं, और एब्सोल्युटली। आमतौर से कॉमन इलनेसेस बहुत बार वायरल ही होती हैं, जो ये जी। जुकाम, फ्लू, तो इन चीजों के लिए जल्दी से एंटीबायोटिक ना प्रिस्क्राइब करें। एब्सोल्युटली। तो देखिए, तीन इसमें हमने देखे कि इसके तीन महत्वपूर्ण पिलर्स कौन से हैं। ऑफ कोर्स ओटीसी मिसयूज बाय द पब्लिक हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इनअप्रोप्रिएट प्रिस्क्रिप्शन बाय द डॉक्टर्स एंड इनलीगल डिस्पेंसिंग बाय द फार्मेसीज। अब आते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम सबसे बड़ी अब एक उम्मीद भी बन गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के संबोधन में, पॉलिसी और इन्फोर्समेंट गैप्स। देखिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस तो हैं, लेकिन इन्फोर्समेंट के इतने बड़े गैप है हमारे देश में कि जो मर्जी आप रूल बना लीजिए तब तक नहीं हो पाएगा जब तक इन्फोर्समेंट सही नहीं है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खुद इस मुद्दे को संबोधित करना क्या एएमआर को लेकर एक राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी एएमआर से रिलेटेड कोई बड़ी पॉलिसी का संकेत भी है, और वो सब पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, इस पर भी एक छोटे से ब्रेक के बाद चर्चा करेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डॉक्टर गंगाखेडकर, पॉलिसी लेवल पर हमने देखा सर कि एनएपी इम्प्लीमेंटेशन, लेकिन वहाँ पे भी हमने देखा है कि बहुत सारे गैप्स हैं, और उसका सबसे बड़ा कारण है जो स्टेट्स हैं, सेक्टर्स हैं, उनके बीच में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं। और किसी भी लेवल पे हो, चाहे स्टेट के लेवल पे हो, सेंटर के लेवल पे हो, एजेंसीज के लेवल पर हो, इन्फोर्समेंट और मॉनिटरिंग बड़ी इनकंसिस्टेंट है। अब आज प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया हो हल्ला रहेगा 2-4 दिन, फिर उसके बाद सब ठंडा पड़ जाएगा। तो क्या एक ठोस नीति किस तरह की होनी चाहिए सर? नहीं, कैसे है, एंटीमाइक्रोबायल रेजिस्टेंस ये कोई, उसके लिए कोई किसी किस्म का एक वर्टिकल प्रोग्राम भी नहीं है। तो कोहेरेंट पॉलिसीज ना हर स्टेट में होगी, ये समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरी सबसे बड़ी बात उसमें एक इशू जो आता है कि वो इशू में पॉलिसीज कब बनते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट वो होता है जब तक डिमांड नहीं बढ़ती। दूसरी बात, वो हम डिटेक्ट नहीं करते हैं। तो हमारे पास न सर्वेलेंस की सिस्टम इतनी स्ट्रांग नहीं है कि हम खुद होके प्रोफेशनली हम देख पाए कि कहाँ हमको काम करना पड़ेगा, कौन सी जगह पे प्रॉब्लम्स है, ये सर्वेलेंस सिस्टम मैं कैसे एस्टेब्लिश करूं। दूसरी सबसे बड़ी बात, लोग खुद होकर अगर बोलें कि हमारे यहाँ ये थोड़ा बढ़ रहा है, हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल पॉलिसीज कितने अच्छे हैं, उसका भी सर्वेलेंस लगेगा। तो बोलने का मकसद क्या है, ये सिर्फ अवेयरनेस के लेवल तक सीमित नहीं है,
ये हमको कुछ ठोस एक्शन लेना पड़ेगा। उसके लिए खुद का एक अलग से एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस का हमको प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। ये इतना आसान है क्या? इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमारे देश में पब्लिक प्राइवेट इस किस्म की हेल्थ केयर डिलीवरी है जी ना, ये सिर्फ सरकारी जगह से नहीं होता है। ये जो होता है, ये बीमारियां बढ़ेंगी कैसे? ये प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल रहने की वजह से बिल्कुल बिल्कुल। आप अगर उनमें इम्प्लीमेंट न कर पाए तो वो भी एक तो एक बड़ी वृहद किस्म की आपको पॉलिसी चाहिए होगी। प्रोफेसर राय, आपने पिछले 2-3 शोज में बहुत इंपॉर्टेंट एक खास तवज्जो दी थी जिस पर अक्सर लोगों का ध्यान नहीं जाता है, और वो है एंटीबायोटिक्स का यूज लाइफ स्टॉक और एग्रीकल्चर में। लगातार एनिमल हस्बेंड्री और फार्मिंग में जिस तरह से बेजा इस्तेमाल हो रहा है उस पर बहुत कम बातचीत होती है, लेकिन वो भी एक मेजर ड्राइवर है। तो उस लेवल पर क्या क्या होना चाहिए सर, संक्षेप में अगर बता पाए? शायद इसीलिए जो अभी हम वन हेल्थ की बात करते हैं कि सिर्फ जो है ह्यूमन हेल्थ नहीं, ह्यूमन का हेल्थ जो है बहुत कुछ निर्भर करता है आपके आसपास के वातावरण पे। आप देखिए तो जितनी जेनेटिक डिजीज हैं जो एनिमल से ह्यूमन में आती हैं, इंक्लूडिंग अभी जो सबसे बड़ी महामारी आई कोविड की, वह भी एक जेनेटिक डिजीज था। सो इंटरेक्शन होने के कारण से वह होता रहता है। और अगर हम एंटीबायोटिक का यूज आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है, इसमें मवेशियों में भी जो है, जानवरों में जो है यूज करते हैं, और उनका कोई डोज और ड्यूरेशन नहीं, ये नहीं है कि उनका एक फिक्स ड्यूरेशन तक देते रहें। तो सेम प्रॉब्लम वहां भी है। वहां भी अगर मिस यूज हम कर रहे हैं, ज्यादा यूज करते रह रहे हैं, तो रेजिस्टेंस होने का वहां भी वैसे ही खतरा है जैसे कि ह्यूमन में हम मिस यूज होने से या अंडर डोज होने से जो खतरा है, ऐसे वही उसी वे में जो है वहां भी रेजिस्टेंस ये होता है। तो जो भी मवेशियों के हमारे डॉक्टर हैं, जो वेटरनरी डॉक्टर्स हैं, उनके लिए भी प्लस लोगों के लिए भी, मवेशियों में भी ज्यादातर लोग जो है स्पेशली गांव में अगर आप देखें तो जाके खुद उसके लिए ड्रग खरीदते हैं। हर जगह वेटरनरी डॉक्टर नहीं मिलते, इसलिए जो उनकी बहुत ही शॉर्टेज है इस कंट्री में। एब्सोल्युटली। तो एक बार सॉरी टू इंटरप्ट सर, मेरे पास वक्त इतना ही है। मैं डॉक्टर चोपड़ा के पास आ रहा हूँ जिन्होंने इस पूरे मुद्दे पर बहुत सारे शोज में आम जागरूकता के टिप्स भी दिए हैं। सर 2026 में हम नॉर्मली ओवर द काउंटर चीज़ों से दूर रहें, डॉक्टर्स की ही बात सुने, ये मन मस्तिष्क में घर करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? लोग अभी चैट जीपीटी पे शिफ्ट हो गए गूगल से अब। ये आपने बहुत अच्छी कही। चैट जीपीटी और बहुत सारे एआई प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जो बताने लग गए हैं बहुत सारी चीजें जो लोग पहले डॉक्टर से सुनते थे। पर देखिए, मैं आपको ये बताऊंगा कि हमें ही कई बार इतनी मुश्किल होती है डिसाइड करने में कि क्या चीज बेस्ट है, जबकि हम पिछले 25-30 साल से मेडिसिन में हैं, यही काम कर रहे हैं। तो इसलिए प्लीज चैट जीपीटी या ड्रग स्टोर वाले या आपके फ्रेंड्स जो आपके साथ सैर करने जाते हैं या आपके रिश्तेदार, वो कभी सही जज नहीं हो सकते कि आपको किस दवाई की जरूरत है कि नहीं है। ये पता चलता है जब एक एक्सपीरियंस डॉक्टर आराम से मरीज की प्रॉब्लम समझता है, राइट सर, उनके अप्रोप्रिएट टेस्ट कराता है और फिर सही गाइडेंस देता है। उसके साथ ही दवाई लेनी चाहिए। मुझे लगता है कि ये बात जो आपने सर कही ना, कि खुद डॉक्टर होने के बावजूद 20-20, 25, 30 साल का एक्सपीरियंस लेने के बावजूद वक्त लगता है किसी बीमारी की जड़ तक पहुंचने में, तो आपको लगता है कि 2 सेकंड में चैट जीपीटी बता देगा कि आपको क्या हो रहा है। तो ये मंत्र की तरह इसको बांध लीजिए। एक बार फिर से डॉक्टर चोपड़ा, डॉक्टर राय, डॉक्टर गंगा खेडकर, हमें बहुत खुशी है कि हमारी AMR के खिलाफ इस मुहिम में आपने लगातार हमारा साथ दिया है। आप और आप जैसे तमाम स्वास्थ्य विशेषज्ञों का बारंबार धन्यवाद। आगे भी आपसे समय लेते रहेंगे सर। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। शो में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।